Hello everyone, my name is ऋषभ जोशी and you are watching my YouTube channel. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे. मेरे YouTube चैनल पर आप सभी को डायरेक्ट टैक्स लॉस से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे जिन्हें आप देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं. जैसे टोटल 5 हेड्स होते हैं इनकम टैक्स में. इनकम अंडर द हेड सैलरी, income under the head house property, profit and gains of business or profession, income under the head capital gains and income from other sources. तो आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड. ये वीडियोस फॉर असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए है. दैट इज प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22. जो स्टूडेंट सीए इंटर का एग्जाम दे रहे हैं फॉर मई 22 एंड नवंबर 22 वो देख सकते हैं. एंड जिन्हें भी सीखना है पीजीबीपी वो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं. एंड अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ सीखने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड दूंगा कि आखिर इनकम टैक्स क्या चाहता है हमसे. तो हम सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का क्या मतलब होता है. सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स. Financial statements are prepared as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. Schedule 3 provides the manner for preparation. Items contained in the financial statement shall be in accordance with accounting standard / Indian accounting standards. कहने का मतलब है कि कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वो हम एज पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं. शेड्यूल 3 में क्या दिया हुआ है, तो मैनर दिया हुआ है कि किस मैनर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. ठीक है, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाते हैं. ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कुछ और ही चाहता है. चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. अब जैसे एक एग्जाम्पल है ये, इसमें एक अल्फा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है. अब इसमें ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, फ्रेट है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है. यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट इसने निकाला. फिर प्रॉफिट एंड लॉस में बड़े सारे खर्चे इसने दिखाए. ठीक है ना, जैसे कि रेंट, बोनस, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, जीएसटी का पेनाल्टी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस. और ये नेट प्रॉफिट 1,95,000 का निकल के आता है. तो कंपनी ने बनाया एज पर शेड्यूल 3, यानी कि एज पर कंपनीज एक्ट 2000 कंपनी का जो प्रॉफिट आया यहाँ पे वो 1,95,000 वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आया. बड़े सारे इसमें खर्चे लिखे गए एंड कुछ अगर इनकम होता तो वो भी इधर में आ जाता. बट नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट में बी डिफरेंट. अब इनकम टैक्स बोलता है कि मैं तो नहीं मानता इतने सारे खर्चों को. ठीक है, यानी कि 1,95,000 का जो नेट प्रॉफिट हुआ वो एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से आया. ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट में भी डिफरेंट हो सकता है. तो देखते हैं. वी कैन कैलकुलेट the net profit as per the provisions of Income Tax Act, that is income under the head profit and gains from business and profession. Suppose 2,25,000 मानते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आया है 2,25,000 का. कहने का मतलब है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट को नहीं मानता. अब क्यों नहीं मानता, मान लीजिए कि अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे खर्चा डालते जाएंगे और हमारा जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे वो कम होके मान लीजिए यहाँ पे 5,000 रुपये आ गया.
ठीक है, तब तो कोई भी कंपनी क्या करेगा, कितना भी एक्सपेंसेस डालेगा और अपना नेट प्रॉफिट को कम से कम रखने की कोशिश करेगा। अगर नेट प्रॉफिट कम से कम रखेगा, उससे क्या होगा, कंपनी को उतना ही कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि ये सारा एक्सपेंसेस जो है, मैं नहीं मानता, मैं इनकम टैक्स बोलता है ये सारा एक्सपेंसेस जो है वो मैं नहीं मानता, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ इनमें से एक्सपेंसेस को अलाउ करूंगा और कुछ एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करूंगा। अलाउ करने का मतलब है कि जो एक्सपेंसेस कंपनीज एक्ट में भी डेबिट हो रखा है वही इनकम टैक्स बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, इसे मैं भी डेबिट करूंगा, मतलब नेट प्रॉफिट में से वो भी कंपनीज एक्ट में से भी माइनस होगा एंड इनकम टैक्स में से भी माइनस होगा। कुछ एक्सपेंसेस ऐसा होता है जो डिसअलाउड होता है, जैसे कि मान लीजिए डिप्रिशिएशन जो यहाँ पे निकाला गया, ये 25,000 का, ये एज पर कंपनीज एक्ट निकाला गया। इनकम टैक्स के हिसाब से अलग से डिप्रिशिएशन निकलता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे डिप्रिशिएशन कैलकुलेशन होता है। तो ये डिप्रिशिएशन जो 25,000 का, ये एज पर कंपनीज एक्ट है, इसे इनकम टैक्स डिसअलाउड मान लेता है, यानी कि इसे क्या करता है, नेट प्रॉफिट जो निकाले हम उसमें एड बैक करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए अब ये 1,95,000 आया एज पर कंपनीज एक्ट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एंड मानते हैं कि 2,25,000 आया। तो अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस क्यों आया, जैसे तो इनकम टैक्स ने बोला, इनकम टैक्स ने कुछ एक्सपेंसेस को अलाउ किया होगा, कुछ एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अदर हेड ऑफ इनकम होगा, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स से इनकम नहीं होके वो कुछ अदर हेड का होगा। मान लेते हैं कि अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में कुछ इंटरेस्ट का इनकम रहता, तो इंटरेस्ट का इनकम हमारा अदर सोर्सेज में चला जाता, वो हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स का इनकम नहीं है, इसीलिए इंटरेस्ट का इनकम यहां से हमें माइनस करना पड़ता नेट प्रॉफिट के अंदर में से, और वो हमारा ऐड हो जाता अदर सोर्सेज में। ठीक है, तो इस हेड के अंदर में हम यही सीखेंगे कि नेट प्रॉफिट एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट या फिर इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब हमारे पास नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट तो दिया रहेगा, उसमें कुछ हम ऐड करेंगे या कुछ लेस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जिसे हम बोल सकते हैं इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस चैप्टर में हम यही चीज सीखेंगे। तो अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि क्या हमें समझना है इस चैप्टर में, तो आइए चलिए हम समझते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को इस हेड के अंदर में। सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस का क्या मतलब होता है। बिजनेस का मतलब ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, ये एक्ट के अंदर में दिया हुआ है। किसी भी तरह का ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर को हम बिजनेस कह सकते हैं। प्रोफेशन, प्रोफेशन नॉट डिफाइंड इन एक्ट, इस एक्ट के अंदर में कोई भी ये प्रोफेशन जो है ये डिफाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग सम डिग्री ऑफ लर्निंग। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के अंदर में पूछ सकता है कि आखिर बिजनेस का मतलब क्या है, प्रोफेशन का मतलब क्या है। अब पूछेगा भी कैसे, तो क्वेश्चन में आएगा कि बताइए इनमें से कौन सा प्रोफेशन के डेफिनेशन में नहीं आता, या कौन सा प्रोफेशन नहीं है, या बिजनेस में क्या नहीं इंक्लूड होता, ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, तो प्रॉफिट्स इन कैश भी हो सकता है एंड काइंड भी हो सकता है। कैपिटल रिसिप्ट नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट। अब ये कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब हो गया जैसे कि कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स या फिर लोन्स, मतलब एसेट को बेचे और वहां से अगर हमको कोई भी कैश वगैरह मिलता है तो क्या वो हमारा प्रॉफिट आ गया, क्या नहीं, प्रॉफिट में ऐड होगा या इंक्लूड होगा, क्या बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा हम लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हो गया जैसे कि रेंट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, या फिर इंटरेस्ट अर्न एटसेट्रा हो गया, ये
हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है तो हम इसे कंसीडर करते हैं। ठीक है। थर्ड में आता है हमारा वॉलेंटरी रिसिप्ट। जैसे इस हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। ये एक पर्सन है जो नॉट अ क्लाइंट बट बेनिफिटेड बाय द लॉयर्स प्रोफेशनल सर्विस टू अदर वुड बी असेसेबल एज अ लॉयर्स इनकम। अब ये पर्सन जो है वो लॉयर को कुछ अमाउंट का पेमेंट कर रहा है। ये पर्सन जो है वो इस लॉयर का क्लाइंट तो नहीं है, लेकिन इसको बेनिफिट पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि लॉयर अपना प्रोफेशनल सर्विस किसी और को दे रहा है और लेकिन इस पर्सन को बेनिफिट हो रहा है, तो वुड बी असेसेबल एज अ लॉयर्स इनकम। ये जो पर्सन ने अमाउंट का पेमेंट किया इस लॉयर को, वो लॉयर के इनकम का एक पार्ट बनेगा, मतलब ये भी लॉयर का इनकम बनेगा। ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है वॉलेंट्री रिसिप्ट्स में कि वॉलेंट्री पेमेंट्स बाय पर्सन हु वर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे एनीथिंग वुड बी इनकम इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट if they were received in the course of business, profession or vocation। फिर यहाँ पे लिखता है कि application of gains of trade is immaterial। मतलब कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आप गेन्स को कहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए, गेन्स मेड इवन फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी बाय अ पब्लिक बॉडी वुड बी लाइबल टू टैक्स। अब जैसे किसी ने बोला एक पब्लिक बॉडी है, वो गेन्स को जो है अप्लाई कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी, तो उससे एप्लीकेशन से कोई भी मतलब नहीं। एप्लीकेशन जो है वो ऑफ गेन्स इमटेरियल होता है। मतलब अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो आपको उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है। टू अट्रैक्ट सेक्शन 28, सेक्शन 28 पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन होता है। बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन शुड बी कैरीड एटलीस्ट फॉर सम टाइम्स। मतलब चार्जिंग सेक्शन लगाने के लिए, मतलब इस हेड में टैक्स लगाने के लिए कुछ समय तक बिजनेस आपको करना पड़ेगा। नॉट नेसेसरली थ्रू आउट द ईयर। जरूरी नहीं है कि आप पूरे साल बिजनेस कीजिए। कुछ समय आपने बिजनेस किया, आपने प्रॉफिट कमाया, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि असेसी खुद मतलब पर्सनली बिजनेस को करे। ठीक है। बट इट शुड बी अंडर हिज डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अगर असेसी के डायरेक्शन कंट्रोल में भी होगा तो भी इस पे टैक्स लगेगा। ठीक है। जरूरी नहीं है कि असेसी खुद ही पर्सनली इसे करे, बट इट शुड बी अंडर हिज डायरेक्शन एंड कंट्रोल। फिर आता है लीगैलिटी ऑफ इनकम। तो क्या जो इनकम लीगल होगा उसी पर टैक्स लगेगा? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। द इलीगैलिटी ऑफ अ बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन डज नॉट एग्जम्प्ट इट्स प्रॉफिट फ्रॉम टैक्स। मतलब कोई भी बिजनेस अगर इलीगल होगा उसके ऊपर भी टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। आप ये बोलकर नहीं छुप सकते कि हाँ हमारा बिजनेस तो इलीगल था, लीगल बिजनेस पे ही टैक्स लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलीगल बिजनेस भी होगा तो भी उस पर टैक्स तो लगेगा ही, एग्जाम तो वो भी नहीं होगा। ठीक है। इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट businesses, profit from each distinct businesses must be computed separately, but tax chargeable is not on separate income of every distinct business but on the aggregate profit of all business। जो प्रॉफिट होगा हर डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग बिजनेस का, वो अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट होगा, लेकिन जो हम टैक्स निकालेंगे वो एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ ऑल बिजनेसेस पर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी का 5 बिजनेस है। ठीक है। तो पांचों बिजनेस का प्रॉफिट्स जो होगा वो हम अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आएगी तो एग्रीगेट करना पड़ेगा प्रॉफिट हमें सभी बिजनेसेस का। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शुड बी कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग द लॉसेस and expenses incurred for earning the income unless disallowed by the act। प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके, जब तक कि वो डिसअलाउड ना हो जाए एक्ट में। मतलब कि अगर एक्ट डिसअलाउ कर देगा तब तो आपको उसे एड बैक करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है नीचे कि द चार्ज इज नॉट ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट बट ऑन द प्रॉफिट एंड गेन्स। मतलब जो टैक्स लगेगा वो ग्रॉस रिसिप्ट पर नहीं लगेगा। ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन्स पे लगेगा। ठीक है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है।
फिर आता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 145 सब सेक्शन 1। ये बात करता है कि इनकम चार्जेबल अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब इन दोनों हेड में जो भी इनकम है वो कंप्यूट कर सकते हैं हम दो मेथड से। एक होता है कैश सिस्टम, एक होता है मर्केंटाइल सिस्टम जिसको हम एक्रूअल बेसिस भी बोलते हैं। कैश सिस्टम का मतलब होता है इनकम रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड। मतलब इनकम हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमें कैश मिलेगा एंड एक्सपेंसेस भी तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम कैश को पेमेंट करेंगे। उसी का उल्टा मर्केंटाइल सिस्टम में क्या होता है कि इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं जब हम अर्न करते हैं। जैसे ही मेरा कमाई हो गया वैसे ही हम इनकम को रिकॉर्ड कर लेंगे। रिसीव्ड से मतलब नहीं है, अर्न होना चाहिए मेरे पास। एक्सपेंसेस हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा एक्सपेंसेस जो है वो इनकर हो जाता है। अब कुछ केस ऐसा है जिसमें कि हमें इनकम जो है वो रिसीव होगा जिस साल, उस साल ही हम उसे इनकम मानेंगे। जैसे देखते हैं सेक्शन 145 सब सेक्शन बी में क्या बोलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन और इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। मतलब अगर हमें कॉम्पनसेशन या इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन पर अगर कभी भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो उसे हम इनकम किस साल का मानेंगे, तो जिस साल हमें रिसीव्ड हुआ। मान लीजिए इस साल हमें ये इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो इसी साल हम इसे इनकम मानेंगे। और ये किस हेड में टैक्सेबल होगा, तो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेकेंड है असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, किसी भी तरह का कोई सहायता मिलता है। सहायता मतलब जैसे कोई सब्सिडी हो गया, ग्रांट हो गया, कैश इंसेंटिव हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, कोई वेवर, कंसेशन या फिर रीइंबर्समेंट, इस तरह का असिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, किससे मिलता है असिस्टेंस, तो गवर्नमेंट से मिलता है। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी अथॉरिटी, कोई बॉडी या एजेंसी से हमको असिस्टेंस मिलता है। कैश में भी असिस्टेंस मिल सकता है, काइंड में भी असिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, मिलता किसे, तो टू असेसी को असिस्टेंस मिलता है। तो ये भी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। जिस साल रिसीव होता है उस साल ही हम उसे इनकम मानेंगे। इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स इन अर्लियर प्रीवियस ईयर। ये भी लाइन एक इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर पुराने सालों में इस पे इनकम टैक्स नहीं लगा तो इस साल हम उसे इनकम मान लेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। अगर पुराने साल में टैक्स लग गया है तो इस साल नहीं मानेंगे। ठीक है, ये असिस्टेंस का मतलब हो गया यहाँ पे इनकम अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24(15). ये असिस्टेंस का मतलब हो गया इनकम अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24(18). अब कुछ बातें आईसीडीएस से रिलेटेड। आईसीडीएस का मतलब इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। इसके बारे में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 145 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नोटिफाइड आईसीडीएस हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल असेसी अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। मतलब आईसीडीएस को सभी एसएससीज को फॉलो करना पड़ेगा, केवल उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ दीजिए जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता। मतलब वैसे इंडिविजुअल और एसएससी जिनका टैक्स ऑडिट होता है उनको तो फॉलो करना ही है। यहाँ लिखा हुआ है कि अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ दीजिए। हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होना है इंडिविजुअल एचयूएफ, उनको छोड़ दीजिए। बाकी सभी एसएससीज को आईसीडीएस फॉलो करना है। ये एक तरह का जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, वैसे इसमें इनकम निकालने का एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ठीक है, या फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। फॉलोइंग द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें एक और बात भी लिखा हुआ है कि असेसीज जो है वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे होंगे। कैश सिस्टम को फॉलो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे होंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी और आईएफओस। ठीक है, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017 एंड 18। अब टोटल 10 नोटिफाइड आईसीडीएस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स हैं इनकम निकालने के लिए।
तो ICDS 1 दिया हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसीज, ICDS 2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ICDS 3 का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ICDS 4 का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ICDS 5 का नाम है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ICDS 6 का नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ICDS 7 का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स, ICDS 8 का नाम है सिक्योरिटीज, ICDS 9 का नाम है बोरोइंग कॉस्ट एंड ICDS 10 का नाम है प्रोविजंस कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। एटलीस्ट आपको ये 10 ICDS का नाम तो याद होना ही चाहिए, इसमें से भी MCQ बना के पूछ सकता है। तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है, आप इसे कैसे याद करेंगे? तो याद करने का तरीका है VCR TT GSBP। कैसे? VCR TT GSBP, VCR TT GSBP। फिर से बोलिए VCR TT GSBP, VCR TT GSBP। ये बोल के आप याद कर सकते हैं इन्हें। अब आता है हमारे पास सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन है, मतलब इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड। ये PGBP में कौन कौन सा इनकम है जो PGBP में आता है, ठीक है। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी तरह का इनकम, ठीक है, इस हेड के अंदर में आ जाता है। सेकंड है एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय। ड्यू भी है और ड्यू भी है या फिर रिसीव कर रहा है एनी पर्सन, ठीक है। अब ये पर्सन कौन है, किस पर्सन को कॉम्पनसेशन मिल रहा है? तो ये वो पर्सन है जो मैनेज कर रहा है होल या सब्सटैंशियली द होल ऑफ अफेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी या फिर अफेयर्स इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो मैनेज कर रहा है एक इंडियन कंपनी को या फिर अदर कंपनी को मैनेज कर रहा है, ठीक है, एंड उसे कॉम्पनसेशन या अदर पेमेंट मिल रहा है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशन। टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस के टाइम में इसे कॉम्पनसेशन मिल रहा है। तो इसी में हम आगे चलते हैं। एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया फॉर एनी पार्ट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन। किसी दूसरे पर्सन के लिए हमने कोई एजेंसी वगैरह होल्ड करके रखा था, ठीक है, और उसे कॉम्पनसेशन मिल रहा है कब? तो एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी टर्म्स और कंडीशंस। थर्ड देखते हैं, एनी पर्सन फॉर vesting in the government or in any corporation owned or controlled by the government under any law for the time being in force of management or management of any property or business। किसी भी तरह का कोई कॉम्पनसेशन या अदर पेमेंट किसी पर्सन को मिल रहा है, किस लिए? क्योंकि गवर्नमेंट को दे दिया गया क्या? मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस। मतलब गवर्नमेंट को हमने प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस हमने दे दिया, उस वजह से हमें कोई भी कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है, तो ये भी हमारा सेक्शन 28 में कवर होता है, ठीक है। फिर आता है कि कॉम्पनसेशन मिल रहा है किसी पर्सन को एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बिजनेस। कोई किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन के टाइम कॉम्पनसेशन मिल रहा है, तो वो भी इसके अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो दो हमने पढ़ा अभी तक, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, ये केसेस हमने देखा। थर्ड में है, देखिए, इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और बिजनेस। स्पेसिफिक सर्विसेज से किसी तरह का कोई इनकम। फोर्थ में है, देखिए, इंसेंटिव रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एसएससी कैरिंग ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस। एक एसएससी एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है और उसको इंसेंटिव्स मिलता है, वो भी हमारा सेक्शन 28 में। इंसेंटिव्स जैसे क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट्स, कैश असिस्टेंस,
अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज रीपेड और रीपेबल एज अ ड्रॉबैक, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। फिफ्थ में हम देखते हैं वैल्यू ऑफ परक्यूसिट और एनी बेनिफिट। किसी भी तरह का कोई बेनिफिट या फिर परक्यूसिट होता है वो भी हमारा सेक्शन 28 में कवर होता है। फिर है सम ड्यू टू और रिसीव्ड बाय ए पार्टनर ऑफ फर्म। ठीक है, मान लीजिए कि फर्म का पार्टनर को किसी भी तरह का कोई सम मिलता है, जैसे इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव्ड बाय द पार्टनर ऑफ फर्म फ्रॉम सच फर्म। एक पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन मिलता है अपने फर्म से, विल बी डीम्ड टू बी द इनकम फ्रॉम बिजनेस। सेवेंथ पॉइंट में लिखा हुआ है एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन अग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। कुछ एक्टिविटी न करने के लिए एक एग्रीमेंट के अंदर में हमें कुछ भी सम मिला तो वो भी सेक्शन 28 के अंदर में आ जाता है। फिर आता है फॉलोइंग नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। कुछ ऐसा है जो प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर बिजनेस और प्रोफेशन में चार्जेबल नहीं होता है, जैसे एनी सम इन कैश और काइंड रिसीव, किसी भी तरह कुछ पैसा मिला विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग। मतलब हमें सम रिसीव्ड हुआ कैश या काइंड में क्योंकि हमने ट्रांसफर किया था राइट, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने का हमने राइट ट्रांसफर किया था, या फिर हमने राइट ट्रांसफर किया था टू कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच इज चार्जेबल अंडर द कैपिटल गेन, तो ये हमारा पीजीबीपी में चार्ज नहीं होगा। फिर एक और आता है एनी सम रिसीव्ड एज अ कॉम्पनसेशन फ्रॉम मल्टीलेटरल फंड of the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer under United Nations Environment Program as per the terms of agreement entered with Government of India। ये भी हमारा पीजीबीपी में चार्जेबल नहीं होता। इसी का फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, इसी का सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अगर कोई भी सम मिलता है अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट और इंफॉर्मेशन और टेक्निक लाइकली टू असिस्ट इन मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन फॉर सर्विस। ठीक है, तो नो हाउ अगर शेयर ना करने के लिए भी अगर हमें किसी एग्रीमेंट के अंदर में कोई सम मिलता है तो वो भी सेक्शन 28 में चार्जेबल होता है। फिर आता है एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर। अगर असेसी हमारा एम्प्लॉयड है और उसको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ भी सम रिसीव्ड होता है इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी, विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सच बिजनेस। फिर है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट एज अ कैपिटल एसेट। इन्वेंट्री का जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्ट जिस दिन करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं एज अ कैपिटल एसेट, तो वो भी हमारा इसमें आ जाता है। ये आपको कैपिटल गेन में और अच्छे से समझ में आएगा। 10th है सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 35 AD। तो ये सारा हमारा सेक्शन 28 है, उसके अंदर में ये सारा कवर होता है। ठीक है, तो सेक्शन 28 हमारा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस का टॉपिक को हम देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेज फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मस्ट बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पीजीबीपी ऑफ अदर बिजनेस। मतलब जो नॉर्मल बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस है और जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस है, दोनों को अलग अलग हमें सेपरेटली ट्रीट करना है। देखते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज
ऑफ एनी कॉमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स, ठीक है, इज पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड। मतलब हम सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी कॉमोडिटी यानी इंक्लूडिंग स्टॉक या शेयर्स का, ठीक है, जो अल्टीमेटली सेटल्ड होगा अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ और ट्रांसफर ऑफ कॉमोडिटी और स्क्रिप्स, ठीक है, वेयर एनी पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी कंसिस्ट सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, तो सच कंपनी डीम्ड टू बी कैरी स्पेकुलेशन बिजनेस to the extent to which business consists of sale and purchase of share। अगर यहां लिखता है कि वेयर एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी का बिजनेस का कोई भी पार्ट अगर सेल परचेज करता है शेयर्स, दूसरे कंपनी का शेयर्स को खरीदता या बेचता है, ठीक है, तो सिर्फ वही पार्ट जो है, यानी कि सच कंपनी डीम टू बी कैरी स्पेकुलेशन बिजनेस to the extent to which business consists of sale and purchase of share, जितना सेल परचेज ऑफ शेयर कहलाएगा। फिर है however this deeming provision does not apply to following companies: a company whose gross total income consists of interest on securities, income from house property, capital gains and income from other sources। सेकेंड है एक कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स है या बिजनेस ऑफ बैंकिंग है, ठीक है, या ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस है, तो इन केसेस में डीमिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ये सब आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। अकॉर्डिंगली इफ दिस कंपनी कैरी बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी दे वुड नॉट बी डीम्ड टू बी कैरिंग स्पेकुलेशन बिजनेस। मतलब अगर ये कंपनियां बिजनेस करती है सेल परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी का, तो स्पेकुलेशन बिजनेस यहां पे नहीं आएगा। फिर है ट्रांजेक्शंस नॉट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिन्हें स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं कहा गया, जैसे हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स और मर्चेंडाइज। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोटेक्ट या फिर गार्ड करेगा अगेंस्ट लॉसेस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन। भविष्य में अगर कुछ प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होते हैं तो उसके लिए हम आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें लॉस ना झेलना पड़े। तो ये सारा मतलब फ्यूचर से रिलेटेड है। सेकेंड है हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोटेक्ट या फिर गार्ड करेगा अगेंस्ट लॉसेस इन इज होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। उसी तरह से 3 कॉन्ट्रैक्ट और है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, ट्रेडिंग इन कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स। ये सभी भविष्य में अगर कुछ प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होंगे तो कुछ लॉस होगा, उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये सारा जो है ये सब स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन नॉट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। तो 5 तरह का ये सब दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। थैंक यू।